वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड किसे कहते हैं? वक्फ बोर्ड की शुरुआत कैसे हुई? इंडिया में कैसे शुरू हुआ वक्फ बोर्ड का कॉन्सेप्ट? वक्फ बोर्ड किसकी जिम्मेदारी है? वक्फ बोर्ड के पास कितनी ताकत है? मोदी सरकार इसमें क्या बदलाव करना चाहती है? विपक्ष को सरकार के बिल पर एतराज क्यों है? अगर ये बिल पास हुआ तो क्या होगा? नरेंद्र मोदी की सरकार के इतिहास में 8 अगस्त 2024 को पहली तारीख थी जब सरकार के बिल को मंजूरी नहीं मिली और उसे ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास भेजना पड़ गया। ये वही तारीख थी जब इतिहास में पहली बार मोदी सरकार को राज्यसभा से अपना बिल वापस लेना पड़ा और इसके साथ पहली, दूसरी मोदी सरकार और तीसरी मोदी सरकार में फ़र्क साफ साफ समझ आ गया। जहां 2014 से 2024 के बीच सरकार कभी झुकी नहीं थी, ना तो लोकसभा में और ना ही राज्यसभा में, लेकिन 2024 में मोदी सरकार को लोकसभा में भी झुकना पड़ा और राज्यसभा से तो बिल ही वापस लेना पड़ गया। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर उस वक्फ बिल में ऐसा क्या था जिसे सरकार उसे वापस करवा ही नहीं पाई? आखिर ये वक्फ होता क्या है जिसको लेकर सरकार बिल लाई है? और आखिर इस्लाम में इस वक्फ बोर्ड का जिक्र आया कहाँ से, जिसे कंट्रोल करने की कोशिश में मोदी सरकार आखिरकार नाकाम नजर आ रही है? बात करेंगे विस्तार से। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम नेहा है और बहुत सारा वेलकम है आपका मेरे इस चैनल में। पहले भारतीय रेलवे, उसके बाद खाकी सेना, उसके बाद तीसरे नंबर पे इस मुल्क में अगर किसी संस्था के पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है तो वो है वक्फ बोर्ड। पूरे देश में इतनी ज़मीन की अगर उसे एक साथ कर दिया जाए तो देश की राजधानी दिल्ली जैसे कम से कम 3 शहर बसाए जा सकते हैं। कुल करीब 9,40,000 एकड़ ज़मीन। लेकिन अब इसी वक्फ बोर्ड को लेकर संसद में जो बिल आया उससे सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक दूसरे के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया है। तो आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या? इसके पास इतनी ज़मीन आई कहाँ से? आज़ादी के बाद से अब तक इस ज़मीनों की देखभाल कौन कर रहा है? उन ज़मीनों से होने वाली आमदनी कहाँ खर्च होती है? और अब मोदी सरकार ने ऐसे क्या बदलाव कर दिया है पूरे देश में हंगामा मच गया है? चलिए एक एक करके सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। वक्फ का मतलब क्या है? भारत सरकार के वक्फ बोर्ड की वेबसाइट के मुताबिक वक्फ शब्द की उत्पत्ति अरब जगत के वकूफ़ा शब्द से हुई थी। इसका मतलब है पकड़ना, बांधना या हिरासत में लेना। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक अगर कोई भी शख्स धर्म की वजह से या फिर अल्लाह की खिदमत करने की नीयत से अपनी ज़मीन या अपनी संपत्ति को दान करता है तो उसे ही वक्फ कहते हैं। यानी कि इस्लाम धर्म के आधार पर दान की गई चल या अचल संपत्ति वक्फ है और जिसने दान किया है उसे कहा जाता है वकीफ़ा। लेकिन वक्फ में संपत्ति दान करने की ये शर्त होती है कि उस चल या अचल संपत्ति से होने वाली आमदनी को इस्लाम धर्म की खिदमत में ही खर्च किया जा सकता है और इस खिदमत का मतलब मस्जिद की तामीर करवाना, कब्रिस्तान बनवाना, मदरसे बनवाना, अस्पताल बनवाना और अनाथालय बनवाना है। अगर गैर मुस्लिम शख्स भी अपनी संपत्ति को वक्फ करना चाहता है तो वो कर सकता है, बशर्ते वो इस्लाम को मान्यता देता हो और उसकी वक्फ की गई संपत्ति का मतलब भी इस्लाम की खिदमत हो। इस्लाम में कहाँ से आया वक्फ का कॉन्सेप्ट? इस्लाम में वक्फ का कॉन्सेप्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से ही है। इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट के मुताबिक एक बार खलीफा उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने खैबर में एक ज़मीन का टुकड़ा अपने कब्जे में लिया और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इसका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है। तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, इस ज़मीन को कुछ इस हिसाब से इस्तेमाल करो कि अल्लाह के दिखाए रास्ते ज़रिए ये ज़मीन इंसानों के काम आए। इस ज़मीन को किसी भी तरह से ना तो बेचा जा सके, ना ही किसी को तोहफे में दी जा सके, ना ही इसमें किसी भी तरह से तुम्हारे बच्चे और ना ही आने वाली पीढ़ियाँ कब्जा कर सके। इसके अलावा एक और मान्यता है कि 570 ईसा पूर्व मदीने में खजूरों का बड़ा बाग था। इसमें करीब 600 पेड़ थे। उनसे होने वाली आमदनी का इस्तेमाल मदीने के गरीब लोगों की मदद के लिए किया जाता था। इन्हीं को वक्फ का शुरुआती आधार माना जाता है। मिस्र की अल अज़हरी यूनिवर्सिटी और मोरक्को की अल कुरैशी यूनिवर्सिटी वक्फ संपत्ति पर बनी सबसे पुरानी संस्थाएं हैं। इंडिया में कैसे शुरू हुआ वक्फ का कॉन्सेप्ट? इंडिया में वक्फ की शुरुआत दिल्ली सल्तनत से मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सन 1173 के आसपास सुल्तान मुरुद्दीन समकौर ने मुल्तान की जामा मस्जिद के लिए 2 गांव दिए और यहीं से वक्फ बोर्ड परंपरा की शुरुआत हुई। लेकिन अंग्रेज़ी हुकूमत के दौरान
वक्फ बोर्ड खारिज कर दिया गया था। लेकिन आज़ादी के बाद भारत में बाकायदा कानून बनाकर वक्फ परंपरा को बरकरार रखा गया। सबसे पहले संसद में 1954 में कानून बनाया, फिर उसमें संशोधन हुआ और 1995 में नरसिम्हा राव सरकार ने कानून में तब्दीली की। आखिरी बार साल 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार में इतने बड़े बदलाव हुए कि वक्फ बोर्ड के पास बेहिसाब ताकत आ गई। वक्फ संपत्ति की देखरेख कौन करता है? पूरे देश में फैली वक्फ संपत्ति की देखरेख की जिम्मेदारी होती है वक्फ बोर्ड पर, और ये वक्फ बोर्ड भारत के संसद के तहत बनाया गया है। 1954 में भारतीय संसद ने वक्फ एक्ट 1954 पास किया। इसके तहत वक्फ की कई संपत्तियों की देखरेख की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड के पास आ गई। बाकी वक्फ बोर्ड के पास जो इतनी बड़ी संपत्ति है वो 3-3 दिल्ली बना ले। वो भारत पाकिस्तान के बंटवारे की वजह से है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान जाने वाले मुस्लिम लोग अपनी चल संपत्ति तो कुछ ले गए, लेकिन अचल संपत्ति यानी कि उनके घर, उनके मकान, खेत खलियान, दुकान सब यहीं रह गया। तब 1954 में कानून बनाकर इस तरह की सभी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया गया। वक्फ बोर्ड बनाने के अगले ही साल 1955 में संसद ने एक और कानून बनाया और इसके तहत देश के हर एक राज्य में वक्फ बोर्ड बनाने का अधिकार मिल गया। फिर 1964 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन हुआ। इसका मकसद राज्य के वक्फ बोर्डों को सलाह मशवरा देना था। लेकिन भारत में इस्लाम को मानने वाले 2 तरह के लोग हैं, एक शिया समुदाय का है और दूसरा सुन्नी समुदाय के लोग हैं। तो वक्फ बोर्ड में शिया और सुन्नी के नाम पर भी बंटवारा हुआ और इस्लाम को मानने वाले इन दोनों ही परंपराओं के लोगों ने अपना अपना वक्फ बोर्ड यानी कि शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड बना दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में शिया और सुन्नी के वक्फ बोर्ड अलग अलग हैं। पूरे देश में कुल 30 वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड में होता कौन कौन है? भारत के संसद में बनाए गए कानून के मुताबिक सेंट्रल वक्फ काउंसिल में सबसे ऊपर केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री होते हैं। इस लिहाज से भी देखें तो वक्फ बोर्ड में सबसे ऊपर है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। दूसरे नंबर पर वक्फ के डायरेक्टर होते हैं, तो केंद्र सरकार ज्वाइंट सेक्रेटरी लेबर के अधिकारी होते हैं और अभी SP सिंह तेवरिया वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर हैं। इसके अलावा बोर्ड में 8 और सदस्य होते हैं, लेकिन अभी केंद्रीय वक्फ बोर्ड में इन सभी 8 लोगों की जगह खाली है। राज्यों के वक्फ बोर्ड में कौन कौन होता है? अलग अलग राज्यों के वक्फ बोर्ड में सबसे ऊपर चेयरमैन होता है। उसके अलावा सेक्रेटरी के स्तर का एक हाईएस्ट अधिकारी होता है जो एक तरह से उस वक्फ बोर्ड का CEO होता है। बाकी 2 सांसदों को उस राज्य की सरकार मनोनीत करती है, जिसमें एक मुस्लिम सांसद और एक मुस्लिम विधायक होता है। बाकी उस बोर्ड का राज्य स्तर पर एक वकील होता है, एक टाउन प्लानर होता है और एक मुस्लिम बुद्धिजीवी। वक्फ बोर्ड के पास कितनी ताकत है? वक्फ बोर्ड के पास बेहिसाब ताकत है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की देखरेख की जिम्मेदारी बोर्ड की होती है। इतनी आमदनी हुई उसे कहाँ खर्च करना है, इसकी संपत्ति वक्फ को देनी है, संपत्ति किसको ट्रांसफर करनी है, इसका इस्तेमाल क्या करना है, ये सब वक्फ बोर्ड ही तय करता है। अगर एक बार संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास आ गई तो उसे वापस नहीं किया जा सकता। ये संपत्ति हमेशा हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड की ही हो जाती है और इसको लेकर देश के किसी भी अदालत में कोई भी मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। अगर वक्फ बोर्ड को ये लगता है कि कोई भी संपत्ति इस्लामिक कानूनों के मुताबिक वक्फ की है तो वक्फ की वो हो जाती है, और अगर उस ज़मीन पर किसी का दावा है तो दावा किसी दफ़ा किसी अदालत में नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड के सामने ही करना होता है और आखिरी फैसला वक्फ बोर्ड ही करता है। अगर हिंदू या नॉन मुस्लिम शख्स की ज़मीन पर भी अगर वक्फ अपना दावा करे तो उस शख्स को वक्फ के पास जाकर ही साबित करना होता है कि ज़मीन उसकी है, वक्फ की नहीं। हालांकि वक्फ बोर्ड ऐसी ज़मीन पर दावा कर सकता है जो 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे से पहले वक्फ के नाम पर दर्ज हो या फिर 1954 में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वक्फ को दे दी गई हो। आसान शब्दों में इसे ऐसे कहा जा सकता है कि बोर्ड की प्रॉपर्टी मुस्लिम्स की पर्सनल प्रॉपर्टी है जिस पे सरकार हस्तक्षेप करना चाहती है या यूँ कहा जाए कि कब्जा करना चाहती है। मोदी सरकार इसमें क्या बदलाव करना चाहती है? सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने जो संसद में बिल पेश किया था उसमें वक्फ बोर्ड की असीमित ताकतों को सीमित करने का प्रावधान किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अब वक्फ में केवल मुस्लिम ही नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम भी शामिल हो सकते हैं। वक्फ का CEO भी गैर मुस्लिम हो सकता है।
अब वक्फ बोर्ड में 2 महिला सांसदों को भी शामिल करना ज़रूरी है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अपना दावा करने से पहले उस दावे का वेरिफिकेशन करना होगा। अब मस्जिद या ऐसी कोई भी धार्मिक इमारत को बने होने पर वो ज़मीन वक्फ की हो जाती थी, लेकिन अब मस्जिद बने होने के बावजूद उस ज़मीन का वेरिफिकेशन करवाना ही है। इंडियन गवर्नमेंट के सीएजी के पास ये अधिकार होगा कि वो वक्फ बोर्ड को ऑडिट कर सके। वक्फ बोर्ड की संपत्ति को उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट के पास दर्ज करवाना होगा ताकि संपत्ति के मालिकाना हक की जांच की जा सके। जिन लोगों ने 12 साल से वक्फ की ज़मीन पर अतिक्रमण करके कब्जा कर रखा है, वो उस संशोधन विधेयक के आधार पर उस ज़मीन का मालिक बन सकते हैं। वक्फ को ऐसे व्यक्ति ज़मीन दान कर सकते हैं जो कम से कम 5 साल से इस्लाम के मुताबिक जी रहे हों। साथ ही जो ज़मीन वक्फ को दान करना चाहते हैं उस पर उसका मालिकाना हक होना चाहिए। वक्फ की संपत्तियों पर दावेदारी के मसले को चुनौती दी जा सकेगी और आखिरी फैसला बोर्ड का नहीं बल्कि अदालत का माना जाएगा। विपक्ष को सरकार के बिल पर एतराज़ क्यों है? इस बिल के विरोध में लगभग पूरा विपक्ष एक साथ है, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, शरद पवार की एनसीपी हो, ममता बनर्जी की डीएमसी हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी सर की ऑल इंडिया मस्जिद-ए-इत्तेहादी मुस्लिमीन। सब इस नए कानून के खिलाफ है और सभी विपक्ष दलों का मानना यही है कि इसके जरिए सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में करना चाहती है। ओवैसी सर ने इसे रिलीजन में हस्तक्षेप बताया है। वहीं अखिलेश यादव ने वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम को शामिल करने पर एतराज़ जताया है। डीएमके की तरफ से कनिमोझी का कहना है कि बिल सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। पक्ष के और भी सभी दलों का यही मानना है। बाकी राज्यसभा से सरकार ने बिल वापस ले लिया है। जब लोकसभा से पास होगा तो वो राज्यसभा में भी आएगा। तब तक के लिए करना होगा इंतज़ार। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।